तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ रहे थे मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा कौन सा चैप्टर है, मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। और ये भौतिकी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। और ये भौतिकी किस क्लास के बच्चों के लिए है? तो ये भौतिकी वर्ग 10 के बच्चों के लिए है और उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम 2025 में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। आज ये हमारी डे 7 है, 7वां दिन है। इसकी 6 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। हम अप्रोक्सीमेट बताए भी थे कि लगभग 6 या 7 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो चलिए समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन भाई शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनके पास पढ़ने के लिए खर्चे नहीं है, पैसे नहीं है, वो आराम से इस वीडियो से पढ़ सकता है। ठीक है, और प्लेलिस्ट से जाकर आप अपने सारे नोट्स बनाएं। ठीक है, एक या दो पॉइंट कहीं कहीं गलती होती है तो उसको हम किसी न किसी वीडियो में जरूर बता देते हैं। जैसे पिछले वीडियो में एक चीज की गलती हुई थी, जहां पर हम क्या किए थे, मानव नेत्र में एस्क्लेरेनकाइमा बोल दिए थे। वो एस्क्लेरोटिक होता है परत, जिसको श्वेत पटल बोलते हैं। और लास्ट क्लास में ये गड़बड़ हुई थी कि वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से जब वे आकाश को देखते हैं तो वो काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पे प्रकीर्णन नहीं होती है। और हम वहां पर दूसरा चीज बता दिए थे। ठीक है, तो उसको सुधार लेंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे। तो देखिए लास्ट सेशन में जो पढ़े थे वो पढ़ रहे थे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ रहे थे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारे पास हमारा लास्ट सेशन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें हम पढ़े थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा करते हैं तो वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अतः इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। हम इसमें क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे इसमें, इसको पढ़ने से पहले लास्ट क्लास में हम क्रांतिक कोण के बारे में पढ़े थे, क्रिटिकल एंगल के बारे में, जिसमें हम पढ़े थे प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से भेजते थे। जैसे हम पढ़े थे लास्ट क्लास में, ये अगर सघन माध्यम है, ये अगर विरल माध्यम है, तो हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ पर नहीं आती है, वह क्या करती है? अविलंब से दूर हटती है। और एक ऐसी स्थिति आए कि प्रकाश की किरण को भेजे और अपवर्तित किरण जो है यह ऐसे निकल जाए। मतलब अपवर्तित किरण जो है दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से ही निकल रही है। या फिर आप देख लें कि यदि अपवर्तित किरण जो है वह अविलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, तो ये जो एंगल होता है इसी को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। इसी को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। ये बात लास्ट क्लास में बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। मतलब होता क्या है ना कि जैसे जैसे इस एंगल का मान बढ़ाते हैं, इस एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ये जो किरण है ना ऐसे ऐसे झुकती जाती है। जैसे जैसे हम इस एंगल का मान बढ़ाते हैं ये एंगल ऐसे ऐसे झुकते जाती है। जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये झुकेगी, ये बढ़ेगा तो ये झुकेगी। तो उस समय क्या होगा? उस समय एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये किरण जो है ना यह अभिलंब से लंबवत हो जाएगी। ये देखिए लंबवत हो गई। अब लंबवत हो गई मतलब 90 डिग्री का कोण बना। तो ये वाला जिस समय ये जो अपवर्तित किरण है अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो हमारा ये कोण आपतन कोण जो होता है वही क्रांतिक कोण कहलाता है। अच्छा एक बात बताइए, यदि इस किरण को हम ऐसे भेज दें, थोड़ा सा और इस कोण को बढ़ा रहे हैं, तो बताइए कि हमारी किरण जो है वो किरण जो है वो भी तो ऐसे मुड़ेगी ना। मतलब जो किरण यहाँ पर थी वो भी किरण तो ऐसे बढ़ जाएगी। जो किरण यहाँ से यहाँ आई, जो किरण यहाँ थी वह यहाँ से यहाँ आई ना। और फिर थोड़ा सा और इस एंगल को बढ़ा दिए तो ये किरण यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ आ गई। देख लो यहाँ से ये किरण कहाँ आ गई? यहाँ पर। तो इस समय जो अपवर्तन, इस समय ध्यान रखें अपवर्तन बोल रहे हैं, तो इस समय जो क्रिया हुई कि ये नीचे माध्यम था सघन और यहाँ पर भी क्या है? सघन।
यानी कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से गई और सघन माध्यम में ही लौट गई, और इस घटना को क्या कहेंगे? पूर्ण। चूंकि यह क्रिया अंदर हो रहा है तो आंतरिक, और कौन सी क्रिया हो रही है? परावर्तन, क्योंकि परावर्तन में पढ़े थे प्रकाश की किरण का, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो देखिए सतह से टकराई यहाँ पर और उसी माध्यम में लौट गई, टकराई और लौट गई, इसे हम क्या बोलेंगे? इसलिए इसको हम बोलते हैं परावर्तन। तो पूरा पूरा ये आपका टॉपिक क्या बना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? तो इस चीज को हम लिख देते हैं परिभाषा के रूप में कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो यदि क्रांतिक कोण का मान, तो यदि क्रांतिक कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती है। इस घटना को, लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना कुछ आपको समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इससे सवाल बेहद ही पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में वीडियो जो थी वो क्या हो गई थी, लाइट चले जाने के कारण वीडियो को बंद करना पड़ा था, तो इसलिए इस परिभाषा को फिर से लिख दिए। और यहाँ पर अब इसके उदाहरण को जानेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। जैसे मिराज, मिराज का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मिराज को बोलते हैं मृग मारीचिका। क्या बोलते हैं? मृग मारीचिका। क्या होती है मृग मारीचिका, उसको समझाते हैं आपको, लेकिन यहां पर हम देख लें थोड़ा सा कि इसके उदाहरण। चलो पहले उदाहरण ही देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि उदाहरण की बात करें कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है वह कहां कहां होता है, तो पहला ही होगा हीरे का चमकना। क्या होगा? हीरे का चमकना। मतलब हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, पूर्ण आंतरिक के कारण, परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ जाएं तो एक होता है, नाम सुने होंगे, एंडोस्कोपी। क्या होता है? एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि हमारे पेट, जो पेट है उसके अध्ययन के लिए कि पेट में कौन कौन से फैक्टर हैं जो हानि पहुंचा रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी पेट के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग कहां करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर में। किसमें? ऑप्टिकल फाइबर में, जिसका नाम होता है प्रकाशिक तंतु। कहां पर? प्रकाशिक तंतु में। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। साथ साथ में हो जाएगा मृग मारीचिका में। किसमें? मृग मारीचिका, मारीचिका जिसको मिराज कहते हैं, मिराज में। ठीक है, और हम बोल देंगे, चलो इतना ही रहने देते हैं, इत्यादि। अब इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए भाई क्या होता है, समझते हैं। हीरे का चमकना। हीरा क्या है? सघन माध्यम है, और सघन माध्यम तो जब उसमें प्रकाश की किरण जाती है, गुजरती है, तो जब उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है ना, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के कारण वह हीरा जो होता है उसका प्रकाश हीरे में ही घूमने लगता है, उसी में प्रवर्तित होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? हीरा चमकने लगता है। जैसे मान लो कि मेरे हाथ में अगर हीरा है, तो ये प्रकाश की किरण जो जा रही है यहाँ पर,
जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक हीरा है, ठीक है, ये हीरा है, ये एक दवा है, इसको खा सकते हैं आप लोग, ये हीरा है मान लो। अब ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसमें क्या होगा कि ये प्रकाश की किरण इसी में ना, इसी माध्यम में अपवर्तित होते रह जाएगी, अंदर ही अंदर, और इसी माध्यम में जब अपवर्तित होगी तो अपवर्तन की घटना इसी में हुई, और अपवर्तन की घटना जब उसी माध्यम में हो तो उसको परावर्तन कहते हैं। अब जब उसको परावर्तन की घटना हुई, इसमें अपवर्तन की घटना और फिर परावर्तन की घटना, तो वो प्रकाश की किरण इसी में मूव करेगी, इसी में घूमेगी, ठीक है, जैसे इधर जाएगी फिर इधर घूमेगी, उधर घूमेगी, और जब प्रकाश की किरण जब इसी में घूमे तो ये अब कैसा दिखेगा, चमकीला दिखेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हीरे का चमकना किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा है इंद्रधनुष का बनना, तो इसको हम लोग जानेंगे अभी तुरंत, ठीक है, क्योंकि इंद्रधनुष जो है आपके एग्जाम में पूछता है। एंडोस्कोपी क्या होता है, तो एंडोस्कोपी जो होता है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा एंडोस्कोपी, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्या होता है कि इस रास्ते, मुख्य रास्ते से पेट में जो है ना एक यंत्र भेजी जाती है, जो पेट के बारे में, जो आंतरिक अंग है, जो भी विकार है, उन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एंडोस्कोपी का, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर अब प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, तो देखिए जो सिग्नल होते हैं, विद्युतीय सिग्नल, विद्युतीय सिग्नलों की हानि ना हो, क्या ना हो, हानि ना हो, उसकी हानि ना हो, इसलिए उस विद्युतीय सिग्नलों को प्रकाशिक तंतु के माध्यम से भेजते हैं। और प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दरअसल ये प्रकाशिक तंतु आपको ऐसा करके एक यंत्र होता है, ठीक है, इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, ये ध्यान रहे, इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है। होता क्या है ना कि इससे जब सिग्नल को भेजा जाता है, इससे जब ये प्रकाश की किरण को इसमें भेजा गया, ये प्रकाश की किरण इसी में टकराएगी, और टकरा के प्रकाश की किरण बोल रहे हैं, माफ कीजिए, यहां से ये सिग्नल को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा, सिग्नलों को भेजा जाएगा। और सिग्नलों को जब इससे भेजेंगे, विद्युतीय सिग्नलों को, तो वो क्या होगी, इस सिग्नल की इसमें क्या नहीं होगी, हानि नहीं होगी। क्या नहीं होगी, हानि। तो इस क्रिया में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रकाशिक तंतु में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करते हैं। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष को क्लियर करते हैं। तो देखिए इंद्रधनुष क्या होती है, इंद्रधनुष याद रखेंगे कि इंद्रधनुष क्या होता है, इसको समझते हैं। अच्छा, फिर मृगमरीच क्या, उसको भी समझेंगे। तो देखिए इंद्रधनुष क्या होता है, जब वर्षा की बूंदों पर, जब वर्षा की बूंदों पर प्रकाश की किरण, याद रखें इसको मिटा रहे हैं, समझिए इसमें होता क्या है। जब वर्षा की बूंदों पर क्या होगा, प्रकाश की किरण पड़ती है, पर प्रकाश की किरण पड़ती है, तो उन किरणों का क्या होगा, जल के बूंद के अंदर, जल के बूंद के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना होती है, जिससे प्रकाश की किरण 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं। 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं। तथा यही घटना इंद्रधनुष के बनने को निरूपित करती है। ठीक है, आगे फिगर से समझते हैं। ठीक है, देखिए भाई, ये अगर बारिश की बूंद है,
तो इस बारिश की बूंद में क्या होगी, जैसे ही कोई प्रकाश की किरण जाएगी, जा रही है ना, तो ये जाना चाहे तो इस प्रकाश की किरण को इस रास्ते, लेकिन ये किरण क्या होगी, थोड़ी सी झुक जाएगी, झुक गई। अब जैसे ही झुकी ना, जैसे ही झुकी तो यहाँ पर ये जो बूंद है वह प्रिज्म का काम करेगी, और प्रिज्म का काम करेगी तो इसके साथ साथ ना और भी किरणें झुक जाएंगी, और भी किरणें क्या हो जाएंगी, झुक जाएंगी। मतलब समझिए, ये बारिश की बूंद है, और बारिश की बूंद यहाँ पर प्रिज्म का काम करेगी। किसका काम करेगी, प्रिज्म का। यहां पर लिख देते हैं प्रिज्म के समान। होता क्या है कि जैसे ही प्रिज्म मतलब बारिश की बूंद, वर्षा की बूंद है, जैसे ही प्रकाश की किरण ये इंसिडेंट हुई तो पहले तो ही अपवर्तित जाना चाहिए था इस रास्ते, लेकिन थोड़ी सी मूव कर गई, थोड़ी सी मूव कर गई, जाना चाहिए था ना इस रास्ते, ये ध्यान रहे, जाना चाहिए था इस रास्ते, लेकिन ये थोड़ी सी मूव हो गई। अब मूव होने के कारण क्या हुआ ना कि यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण अपने 7 अवयवी रंगों में बट गई। हम 7 रंग नहीं दिखा रहे, नहीं तो जैसे तैसे हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर मान रहे हैं कि यहाँ पर है लाल, और यहाँ पर क्या है, बैगनी। क्या है, बैगनी। ऊपर लाल है, नीचे बैगनी, क्योंकि याद है हमारा ट्रिक, बैजानी ह पी नाला, याद है, बैजानी ह पी नाला, ये है। तो बैजानी हपी नाला में लाल ऊपर है और बैगनी नीचे है। अब फिर क्या होगा ना कि ये प्रकाश की किरण जो है वापस से, जब इस माध्यम है तो वापस से इसमें से निकलेगी, इसमें से निकलेगी, ठीक है, ये ध्यान रहे, ये जो किरण है वापस से यहां से निकलेगी, निकल रही है, और ये जो किरण है ये भी क्या कर रही है, निकल रही है। अब यहाँ पर हम अभिलंब डालेंगे तो आप जानते ही हैं कि अभिलंब हम डाल नहीं रहे हैं। यहां से ये किरण जो है, इस किरण को ऐसे निकलना चाहिए था, और इस किरण को भी ऐसे निकलना चाहिए था, निकलना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, यहाँ से ये किरण जो है ऐसे नहीं निकलेगी, और ऐसे नहीं निकलेगी, ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ठीक है, ये किरण ऐसी निकल जाएगी, और ये किरण भी ऐसे निकल गई, तो लाल हो गया हमारा ऊपर, और बैगनी कहाँ हो गया, नीचे। क्लियर है। और इस प्रकार की क्रिया होती किसमें, बारिश के बूंद में, और यही कारण है कि लाल, फिर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सारे कलर हमें दिखाई देते हैं। 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंग दिखाई देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वो सारे रंग जो है ना, वो सारे हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, इस आधार से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही होता है। बैजानी ह पी नाला, ठीक है, ये बैजानी ह पी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सारे रंग दिखाई देते हैं। तो लगता है कि इंद्रधनुष है, लगता है कि तीर धनुष है, ठीक है, उसी तीर धनुष को बना दिया जाता है इंद्रधनुष। बोलिए दिक्कत है किसी को इसमें, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो इंद्रधनुष है, इस इंद्रधनुष में अब यहां से आता है कि इंद्रधनुष का तरंग दैर्घ्य, क्या आता है, इंद्रधनुष का तरंग दैर्घ्य। मतलब अब इंद्रधनुष को पहले हम देख लेते हैं कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। तो इंद्रधनुष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक कहलाता है प्राथमिक इंद्रधनुष, एक क्या कहलाता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा जो है वह कहलाता है द्वितीयक इंद्रधनुष। दूसरा क्या कहलाता है, द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं इसको, इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं, RAIN, रैन BOW, ठीक है, रेनबो बोलते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक है। ये प्राथमिक और द्वितीयक क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए प्राथमिक वाला किसको बोलते हैं कि वैसा इंद्रधनुष जिसमें अपवर्तन की घटना कितनी बार हो रही है, एक बार, देखो कितनी बार, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, 2 बार अपवर्तन की घटना हो रही है। तो वैसा इंद्रधनुष, अरे अपवर्तन कब बोलते हैं, जब प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो। तो ये देखो अपने पथ से विचलित हुई है ना यहाँ पे, और फिर एक बार यहाँ पर निकल रही थी तो भी विचलित हुई है, तो 2 बार अपवर्तन की घटना हुई।
तो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है इसमें 2 बार अपवर्तन हुआ, और देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ, 1 बार हुआ। अरे ये जो है लाल रंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, बैगनी रंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, तो अगर दोनों को एक रंग माने तो दोनों का एक ही बार तो परावर्तन हुआ। तो यानी कि याद रखेंगे कि इस परावर्तन को हम परावर्तन नहीं बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस माध्यम में होता है, सघन माध्यम में। किस माध्यम में, सघन माध्यम में, जो कि आप जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोलेंगे, वैसा इंद्रधनुष, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वैसा इंद्रधनुष, वैसा इंद्रधनुष जिसमें अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना 2 बार तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना 1 बार होती हो, ठीक है, क्या कहलाएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे इंद्रधनुष कहलाता है। दूसरी बात कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें ऊपर कौन सा रंग होगा, लाल, और नीचे कौन सा होगा, बैगनी। प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर कौन सा होगा, लाल, नीचे क्या होगा, बैगनी। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे कि इसमें लाल रंग ऊपर तथा बैगनी रंग नीचे होते, तथा बैगनी रंग कहाँ होगा, बैगनी रंग नीचे होता है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष में। अब हम किस में आते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष में। प्राइमरी में पहले हम प्राइमरी में आए और फिर अब हम किस में आएंगे, द्वितीयक में आएंगे। तो देखो द्वितीयक वाला बहुत ही इजी है, द्वितीयक वाला बहुत ही इजी है। क्या है कि देखो अब ये द्वितीयक वाले में क्या होगा ना कि यहां से प्रकाश की किरण निकलेगी नहीं, यहां से प्रकाश की किरण नहीं निकलेगी, यहां से प्रकाश की किरण एक बार और इसमें मूव करेगी। मतलब ये प्रकाश की किरण है, ये जा रही है, तो ये 2 भागों में तो बट गई, ये रास्ता था इसका, ठीक है, ये इसका पथ था, ध्यान से देखें, ये इसका पथ था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इस पथ में ये किरण तो हमारी ऐसे मूव कर गई, एक यहाँ निकली, एक ये किरण निकली और एक किरण ये निकली, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे थे कि यहां से इस किरण को हम बाहर निकाल रहे थे ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इस वाले में जो द्वितीयक इंद्रधनुष है इसमें एक बार और परावर्तन होगी। मतलब इस बार प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, ठीक है। और जब ये प्रकाश की किरण एक बार और घूमी तो देख लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार हुआ, 2 बार। अब जब प्रकाश की किरण निकलेगी यहां से, तो जाना चाहिए था इस रास्ते, लेकिन वो प्रकाश की किरण क्या होगी, ऐसे मुड़ गई और ऐसे मुड़ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेड है, ये यहाँ पर बैगनी है, बैगनी को पर्पल बोलते हैं, ठीक है, वायलेट बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया रेड, ये हो गया वायलेट। तो इस बार में देखो ये वायलेट यहाँ पर है, ये ऊपर वायलेट हो गया और नीचे क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये बात, यही आपको अंतर यहाँ पर देख लेना था, यही जरा सा का अंतर होता है कि इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कितनी बार हुआ, 2 बार, 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अच्छा, अपवर्तन भी कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, एक बार जब अंदर गई प्रकाश और एक बार जब बाहर निकली तब प्रकाश। तो यानी कि हम किससे बोलेंगे कि वैसा इंद्रधनुष जिसमें क्या होगा, जिसमें 2 बार क्या होगा मेरे भाई, 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार PIR, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। क्लियर है, ये द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। और दूसरी बात भाई कि इसमें बैगनी रंग रहेगा ऊपर, इसमें बैगनी रंग ऊपर तथा लाल रंग नीचे होता है, तथा लाल रंग कहां होता है मेरे भाई, नीचे होता है। बोलिए किसी को दिक्कत इसमें।
अच्छा, इसमें ये याद करने का तरीका, यहां पर अपवर्तन, अपवर्तन कितनी बार हुआ? अपवर्तन हुआ 2 बार, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ 1 बार। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ 1 बार। यहां पर अपवर्तन कितनी बार हुआ मेरे भाई? यहां पर अपवर्तन हुआ 2 बार, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कितनी बार हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हुआ कितने बार भाई? ये भी हुआ 2 बार। ठीक है, अब यहां पर आता है कि इन रंगों के तरंग दैर्घ्य, इन रंगों के तरंग दैर्घ्य, अब इनके तरंग दैर्घ्य से संबंधित सवाल आते हैं। ठीक है, तो इनको हम याद कैसे करेंगे, ये बात भी आप जान लें तो आपके लिए अच्छा ही होगा। बैजानी हपी नाला, ठीक है, बैजानी हपी नाला, तरंग दैर्घ्य याद रखना होगा। तो तरंग दैर्घ्य की बात करें ना भाई, तो आपको याद क्या करना है? एक मोबाइल नंबर याद करना है। क्या करना है भाई? एक मोबाइल नंबर याद करना है कि देखिए मोबाइल नंबर क्या है, तो सुनिए, यहां से आप याद रखिएगा 40 44 46 50 57 59 62 70। ठीक है, तरंग दैर्घ्य 40 44 46 50 57 59 62 और 70। ठीक है, 40 44 46 50 57 59 62 70। कैसे? 40 44 46 50 57 59 62 70। अब सुनो क्या करना है, यहाँ पर 40 है, ये 44 है ना, तो यहाँ पर कर दो 44। ये यहाँ पर 46 है ना, तो यहाँ पर कर दो 46। ये यहाँ पर 50 है ना, तो कर दो यहाँ पर 50। ये यहाँ पर 57 है ना, 57 है, तो यहाँ पर सॉरी, ये 57 था, इधर 57 कर दिए। ध्यान दे, ये 44 यहां पर आएगा, ये 46 यहां पर, ये 50 आएगा, ये 44 हो गया यहां पर, तो ये 46 की जगह होगा 50। 46 की जगह क्या होगा? 50। ये ध्यान रहे, 50 होगा। नहीं यार, ये 44 हो गया यहाँ पर, तो 46 होगा यहाँ पर। अच्छा, ये गड़बड़ कर रहे हैं, 46 के बाद यहाँ होगा 50, और यहाँ क्या हो गया? 57। यहाँ क्या हो गया? 59। यहाँ क्या हो गया? 62। ठीक है, देखो कैसे ट्रिक बनाए हैं। इसको हम जरा सा हम इधर दिखा रहे हैं, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इसको हटा दीजिए, इधर से देख लीजिए, यहां पर आप देख लीजिए, आसानी से समझ में आएगा। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, लाइन से याद रखना है, 40 ब्लू वाले से दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकते हैं। 40 44 46 50 57 59 62 70। ठीक है, ये हो गया। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, अब ये जो 44 है ना, इसको ला दीजिए यहाँ पर, ये जो 46 है ना, इसको ला दीजिए यहाँ पर, ये जो 50 है ना, 46 के पास लाइए, 57 जो है ना, वो 50 के पास लाइए, 59 जो है वो 57 के पास लाइए, और जो 62 है वो 59 के पास लाइए, और ये आपका हो गया तरंग दैर्घ्य। ये आपका क्या हो गया? तरंग दैर्घ्य। क्या करना है आपको इसमें? अब करना कुछ नहीं है, दोनों में एक एक जीरो लगा देना है। यहाँ पर एक जीरो, जीरो 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 जीरो, यहाँ पर भी ये 70 था ना, तो यहाँ पर एक और जीरो लगा दिए, ये यहाँ पर जीरो 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 हो गया। और ये सारा मान किस में होगा? ये मान होगा एंगस्ट्रॉम में। किस में होगा? एंगस्ट्रॉम में। और हम आपको बता दें कि तरंग दैर्घ्य को मापते हैं किसमें? तरंग दैर्घ्य का मापन करते हैं हम किसमें? एंगस्ट्रॉम में। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। और एक एंगस्ट्रॉम को ऐसे सूचित करते हैं, एंगस्ट्रॉम का पावर, एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 का पावर 0, और 1 1 का पावर 0 मतलब 10 के पावर -10 मीटर। क्लियर है? तो आपको ट्रिक याद हो जाएगी, 40 44 46 50 57 59 62 70, और फिर 44 को यहाँ, 46 को यहाँ, 50 को यहाँ, और 57 को यहाँ। देखिए 2 बार यहाँ पर हो गया 50 50, यहाँ पर क्या करना है? 57, यहाँ पर 57। तो ये 40 जो था वो वैसे ही है, 44 यहाँ पर आ गया, 46 यहाँ पर, 50 यहाँ पर, 57 यहाँ पर, 59 यहाँ पर, और 62 यहाँ पर, और बाकी सब में जीरो लगा दिए। क्लियर है? तो ये आपका तरीका हो गया याद करने का। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप बताइए जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए मिटा रहे हैं।
चलिए बताइए कैसा लगा, ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा 100%। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है वो सुनते हैं। तो चलिए अब हमारा टॉपिक क्या है, अब है मारीचिका, मृग मारीचिका। मृग मारीचिका क्या होती है, मिराज, मिराज क्या होती है समझते हैं, समझिए। मृग मारीचिका क्या है, तो हम कह सकते हैं कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जब गर्मी के दिनों में जब हम रोड पे चलते हैं तो ऐसा लगता है बहुत दूरी पर क्या है कि बहुत दूरी पर पानी गिरी हुई है रोड पर, लेकिन जैसे ही पास में जाते हैं तो वो जो पानी है वो गायब हो जाती है, वो पानी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ये घटना किस पर आधारित है, ये घटना आपको आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर। किस पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर। क्या होता है, मृग, मृग का मतलब होता है हिरन, ठीक है। ये हिरन क्या होती है कि रेगिस्तान में पानी की तलाश में इधर उधर भटकती है और भटकते भटकते अपने प्राण का त्याग कर देती है, और यही कारण है कि इसे ही हम मृग की मारीचिका कहते हैं। मारीचिका का मतलब झूठी घटना, झूठा दिखाई देना, ठीक है। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, देखते हैं कि हम कहेंगे कि मृग मारीचिका, मृग मारीचिका, मृग मारीचिका एक ऐसी घटना है, घटना होती है जिसमें जिसमें मृग, मृग मतलब हिरन, मृग मतलब हिरन रेगिस्तान में, रेगिस्तान में पानी की तलाश में, पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए, इधर उधर भटकते हुए अपने प्राणों की, अपने प्राणों को त्याग देती है, अपने प्राण को त्याग देती है। क्या कहलाता है, मृग मारीचिका कहलाता है, मृग मारीचिका कहलाता है। तथा यह घटना, तथा यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कौन सा भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। क्लियर है, कहने का मतलब है कि जो मृग होती है उस मृग को क्या लगता है, जैसे जैसे ये अगर अपने पास कोई हिरन है, ये अगर अपने पास कोई हिरन है, जैसे मान लीजिए कि ये अगर अपने पास कोई हिरन है, ये अगर अपने पास कोई हिरन है, याद रखें, तो ये हिरन क्या होगी, ध्यान देना, ये हिरन क्या होगी, ये हिरन पानी की तलाश में, जैसे अपने पास कोई पेड़ है, तो इस पेड़ पर जैसे ही सन की लाइट इंसिडेंट होगी तो ये यहाँ पर इसकी प्रकाश इंसिडेंट हुई, इसका प्रतिबिंब बना कहां पर, इसका प्रतिबिंब बना नीचे, प्रतिबिंब बना नीचे, ठीक है। अब इस क्रिया में इसका प्रतिबिंब जब नीचे बना तो ये व्यक्ति जब, मतलब ये जो हिरन है, जब ये देखेगी ना तो इसको क्या होगा, इसको लगेगा ये वृक्ष यहां नहीं यहां है, ठीक है। और जब ये यहां पहुंचेगी तो यहां पर कोई वृक्ष नहीं है। और इसी तरह पानी वाली घटना होगी, पानी वाली घटना, उसको लगेगा पानी है और पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकते भटकते अपनी प्राणों की आहुति दे देगी, प्राण त्याग देगी, और यही घटना क्या कहलाता है, मृग मारीचिका कहलाता है। क्या कहलाता है, मृग मारीचिका कहलाता है। क्लियर है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाएं हमारे आज के लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या नाम है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो चलिए प्रकाश के प्रकीर्णन को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए हमारा जो टॉपिक है
वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रहे कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो है किसके कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो आपको वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म धूल कणों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? धूल कणों के द्वारा होता है। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ती है, जैसा कि हम आपको बताए भी थे, ये अगर अपने पास सूर्य भगवान है तो ये सूर्य भगवान जो है ये वायुमंडल में उपस्थित धूल का कण है। इन धूल के कणों पर जैसे ही ये प्रकाश की किरण इंसिडेंट होगी, ये किरण जैसे ही इंसिडेंट होगी, ठीक है, ये किरण जैसे ही इंसिडेंट होगी, तो इंसिडेंट होने के कारण क्या होता है, ये जो प्रकाश की किरण होती है, ये प्रकाश की किरण इन कणों के द्वारा पहले कर लिया जाता है अवशोषण, और अवशोषण करने के पश्चात क्या कर लिया जाता है, इन्हें विभिन्न दिशाओं में फैला दिया जाता है। अब विभिन्न दिशा में ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यही घटना क्या कहलाती है, यही घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे यहां पर यहां पर यहां पर यहां यहां यहां, ठीक है, और यही घटना हमारी क्या कहलाएगी, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऐसा नहीं है कि इन कणों के द्वारा नहीं होगा, इन कणों के भी द्वारा होगा, ये ये और ये, ठीक है। और ठीक वैसे ही हमारे पास ये भी होगी, ये निकलेगी प्रकाश की किरण, ये निकलेगी, ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन किसे बोलते हैं, तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ती है, धूल कणों पर पड़ती है, धूल कणों पर पड़ती है, तो उन कणों के द्वारा, उन कणों के द्वारा प्रकाश का, प्रकाश का अवशोषण करके, अवशोषण करके सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैला देना, सभी दिशाओं में फैला देना। अवशोषण करके यहां पर लिखना होगा, अवशोषण करती है तथा, अवशोषण करती है तथा, तथा सभी दिशाओं में, तथा उत्सर्जित करके सभी दिशाओं में फैला देती है, तथा उत्सर्जित करके सभी दिशाओं में फैला देती है, सभी दिशाओं में फैला देती है, फैला देती है। अतः, अतः किसी घटना को, किसी घटना को प्रकाश का, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? SCATTERING, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब ध्यान देना है कि आखिर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहाँ होती है, कब होगी, तो ये बात हम आपको बता दें। यहां पर 3 चीजें आप अपने दिमाग में फिट रखेंगे। पहला, हम आपको तरीका बता देते हैं। जितनी बड़ी और प्राकृतिक चीजें बोले, जितनी बड़ी और प्राकृतिक चीजों के, प्राकृतिक चीजों के रंगों की बात करें, चीजों के रंगों की बात करें, किसकी बात करें? रंगों की बात करें, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा प्रकीर्णन। तो आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। आंसर क्या होगा?
प्रकीर्णन। जितनी बड़ी और प्राकृतिक चीजों की बात करें, जितनी बड़ी और प्राकृतिक चीजों की बात करें तो आंसर होगा प्रकीर्णन। कैसे भाई? जैसे हम कहते हैं बादल का रंग सफेद, बादल का रंग सफेद किसके कारण? तो आंसर होगा प्रकीर्णन। तो क्या होगा आंसर? प्रकीर्णन। जैसे पूछ दे समुद्र का रंग नीला, समुद्र का रंग नीला किसके कारण? ये समुद्र का रंग नीला किसके कारण? तो आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन होगा, क्योंकि समुद्र हम लोग नहीं बनाए। फिर कहे आसमान का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आसमान का रंग नीला बोले, फिर आंसर होगा प्रकीर्णन। ठीक है। फिर कहेगा सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय लाल रंग, लालिमा ज्यादा दिखाई देना, लालिमा, वो भी किसके कारण होगा? प्रकीर्णन के कारण। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किसको बताएंगी? प्रकीर्णन को बताएगी। ठीक है। जितनी बड़ी और प्राकृतिक चीजों के रंग की बात करें तो ये याद रखेंगे, वो क्या होगा? सीधे प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। और जितनी सच्ची घटना होगी, जैसे कोई व्यक्ति काला दिख रहा है, जैसे कोई व्यक्ति गोरा दिख रहा है, जैसे गीला बालू धुतीहीन मतलब उसमें प्रकाश ही नहीं, और सूखा बालू चमकीला दिखता है, मतलब कि सवाल पूछता है कि गीला बालू धुतीहीन जबकि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखता है? तो उसके पीछे कारण होगा प्रवर्तन। क्या होगा? प्रवर्तन। प्रवर्तन जो है वो सच्ची घटना को दिखाएगा, अपवर्तन जो है झूठी घटना दिखाएगा। जैसे पानी गहरा, पानी गहरा नहीं है, जैसे पानी की गहराई ज्यादा है लेकिन आपको लगेगा कि वो गहरा नहीं है। पानी में जो सिक्का रखेंगे वो लगेगा ऊपर उठा है लेकिन वो नीचे है। फिर जैसे आपको कह देगा कि पानी में जो सिक्का रखे थे, फिर आपको छड़ी रखी हुई टेढ़ी दिखाई देगी लेकिन वास्तव में वो सीधी है। पेंसिल रखी हुई मुड़ी दिखाई देगी लेकिन वो सीधी है। ठीक है। मछली अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देगी लेकिन वो कहाँ है? नीचे है। तो ये ऐसी कुछ घटनाएं रहे तो वो रहेगा अपवर्तन। और रंग की बात करें और प्राकृतिक चीज होना चाहिए और बड़ी चीज होनी चाहिए तो उसके लिए क्या होगा? प्रकीर्णन। ठीक है। तो याद रखेंगे प्रवर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, तीन चीज है। प्रवर्तन सच्ची घटना, अपवर्तन झूठी घटना और प्रकीर्णन रंग को बताएगा। ठीक है। प्रवर्तन सच्ची घटना, अपवर्तन झूठी घटना और प्रकीर्णन रंग को बताएगा। प्रकीर्णन रंग को बताएगा, बड़ी और प्राकृतिक चीज के। अब बात आती है कि यहाँ पर जो प्रकीर्णन है, इस प्रकीर्णन में हमारा जिसके आज चैप्टर खत्म करना है तो यहाँ पर बात आएगा कि हमारे इस प्रकीर्णन में, अब इस प्रकीर्णन को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो तीन थे। कितने साइंटिस्ट थे? तीन थे। तीनों व्यक्ति के बारे में बस जान लेते हैं, हम इनके थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो थ्योरी हमें 11th-12th में पढ़ना है। ठीक है। पहला है क्या? पहले हैं रेले। कौन है? रेले प्रकीर्णन। कौन है? रेले प्रकीर्णन, रेले प्रकीर्णन। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं जिनका नाम है मी स्कैटरिंग, मी प्रकीर्णन, मी प्रकीर्णन। और जो तीसरे हैं वह सीवी रमन, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्हें तीन साइंटिस्टों के द्वारा बताया गया। ठीक है। इसको रमन प्रभाव ना बोल के रमन प्रकीर्णन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रमन प्रकीर्णन। याद रखेंगे रेले और मी और रमन, इनके द्वारा क्या है? तो देखिए रेले साहब जो बोले थे वो बोले थे कि जो प्रकाश का किरण हो, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह छोटे कणों के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? छोटे कणों के लिए, छोटे कणों के लिए। और वो भी कितने छोटे कणों के लिए? तो जिन कणों का तरंग दैर्घ्य, जिन कणों का तरंग दैर्घ्य, जिन कणों का तरंग दैर्घ्य प्रकाश के कणों, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से कम हो, कम हो। इसको इन्होंने ऐसे परिभाषित किया था कि जो लेमडा होता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग को स्कैटरिंग व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/λ के पावर 4 से। इस प्रकार इन्होंने बताया था कि याद रखेंगे कि जिसका तरंग दैर्घ्य जो है ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन जो है वो कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखे थे बैजानी हपी नाला, तो याद है उसमें क्या लिखे थे? बैजानी हपी नाला। इसमें क्या था? 40, 44, 46, 50, 57, 59,
और 62 और फिर क्या था 70, और सब में बोले थे कि ये 44 नीचे आ जाएगा, ये 46 नीचे आ जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, 59 इधर आ जाएगा, और सॉरी 50 के बाद 57 है, उसके बाद 59 है, 57 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 59 और यहाँ पर आ जाएगा 62। तो ये यहाँ पर बात थी, और सब में जीरो लगा देंगे, ये बताए थे। तो देखिए तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा है, बैगनी का, और लाल का क्या है, सबसे कम है, सॉरी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर लाल रंग जो है ना, वह लाल रंग कम प्रकीर्णित होगा और बैगनी रंग ज्यादा, इसीलिए तो हम उस समय बताए थे कि एक बैगनी रंग का टॉर्च ले लीजिए और एक लाल रंग का, दोनों को जलाएंगे तो जो बैगनी रंग है वो ज्यादा दूर अपने प्रकाश को नहीं ले जा पाएगा, क्यों, क्योंकि उसका प्रकीर्णन हो जाएगा, और जो लाल रंग का प्रकाश है वो लंबी दूरी तय करेगा, क्यों, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। तो यही यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताए थे, कौन, रैले के द्वारा, किसके द्वारा, रैले के द्वारा। फिर आते हैं मी स्कैटरिंग। मी स्कैटरिंग कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होगा लेकिन बड़े कणों के भी द्वारा होगा, और बड़े कण जो होंगे ना वह पूर्ण रूप से प्रकाश का प्रकीर्णन कर देंगे। क्या बोले थे, बड़े जो कण होंगे वह प्रकाश का पूर्ण रूप से प्रकीर्णन कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बैगनी रंग का ज्यादा होगा और लाल रंग का कम होगा, ऐसा नहीं होगा। ये बोले थे सीधे, ये क्या बोले थे कि जो प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णन लेमडा एक्स जो होगा यह समानुपाती होगा किसके, सॉरी डेल्टा एक्स जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, लेमडा के। ये बड़ी कणों के लिए बताए थे, बड़े कणों के लिए कि बड़े कणों के लिए क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, और प्रकीर्णन वो कैसा होगा, प्रकीर्णन सभी रंगों के लिए, सभी रंगों के प्रकाश के लिए, सभी रंगों के प्रकाश के लिए एक समान होगा, एक समान होगा। अब इसको कैसे क्लियर किया गया, याद रखेंगे, मतलब सारे किरण का प्रकीर्णन होगा, सारे रंगों का प्रकीर्णन हो जाएगा। और रमन प्रभाव जो है ना, रमन जी ये दो चीजों के बारे में बताए थे, ये और ये इन दोनों का नियम ले लिए थे। कौन कौन, एक था प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और एक था अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, एक था प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और एक था आपको अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। यही इतना अंतर है इन दोनों के बारे में, और इनके द्वारा जो बनाया गया फॉर्मूला है वह रैले और मी स्कैटरिंग दोनों का है। इसमें रैले और मी स्कैटरिंग दोनों का है, और इसमें क्या है, इसमें इन्होंने कहा था कि इसमें 10 मिलियन में से एक फोटोन की आवृत्ति ऊर्जा जो है बदल जाएगी, और इसे रमन प्रकीर्णन कहते हैं। हटाइए, ये 12th लेवल का है, इसमें कुछ नहीं है, हटा देते हैं। आपको जो समझना है वो टोटल मिला के ये समझना है कि रैले और मी स्कैटरिंग की जरूरत है हमें हमारे इस चैप्टर में। रैले प्रकीर्णन क्या बोलता है, बोलते हैं कि छोटे कणों के लिए इन्होंने बताया था कि प्रकीर्णन जो होगा वह जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वो उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। ये बात बताए थे, ये देख लो, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा प्रकीर्णन कम, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा, ये है कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें क्या था, सभी जो बड़े कण होंगे वो सारे किरणों को प्रकीर्णित कर देंगे, मतलब सारे प्रकाश के जो रंग होंगे उनको प्रकीर्णित कर देंगे। जैसे हम समझाते हैं, जैसे बादल में होते हैं, बादल के कण होते हैं, बादल में जो जल होते हैं उस जल के कण कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अब उन बड़े कणों के द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, अब प्रकीर्णन यदि सारे रंग का हो जाए तो वो अपना रंग कैसा दिखलाएगा, श्वेत, कैसा दिखलाएगा, श्वेत। और यही कारण है कि जो बादल होते हैं उनका रंग कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। अब इसको हम लॉजिकली बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से समझा देंगे। चलिए, तब आपको सेशन कैसा लगा, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कहीं पर त्रुटि नजर आए तो उसको भी बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही सेशन आपके लिए आते रहेंगे इस चैनल पे। ये चैप्टर जो है ये आज इसकी लास्ट वीडियो होने वाली थी, लेकिन कोई कारण है जिसके कारण हम इसको छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये अपना चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा हम विद्युत धारा को शुरू करेंगे, और विद्युत धारा को कंप्लीट करने के बाद हम फिर आ जाएंगे अपने अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और फिर ऊर्जा के स्रोत, और उसको कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे केमिस्ट्री की ओर।
और जैसे हमारी केमिस्ट्री समाप्त होगी तो फिर हम बायोलॉजी की ओर मूव करेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें आप अपने इस चैनल पर ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप अगर यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप जाएं प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो रहती हैं, प्लेलिस्ट से आप अपनी इसका नोट्स तैयार करें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।